नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, कल हम बात कर रहे थे, हमने देखा भारत में गौरी का आगमन, गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के लिए वो भी खुद उत्सुक था और हमारे कुछ लोगों ने उसे आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और आज हम देखेंगे, कल हमने ये भी देखा था कि 1175 में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। आपने देखा 1175 मुल्तान पर किया और 1176 में उसने उच्छ पर आक्रमण किया। दोनों उसने जीते, लेकिन तीसरा आक्रमण उसका जो था वो आपने देखा अहिलवाड़ पर किया था। तीसरा आक्रमण उसका कहाँ था? अहिलवाड़ पर किया था, गुजरात में। और वहाँ उसने कब किया था? वो 1178 में। वहाँ उसे हार प्राप्त हुई थी, हार मिली थी उसमें, आक्रमण में वो हार गया था। क्योंकि आपने देखा वहाँ की जो शासिका थी वो नायका देवी के नेतृत्व में भीम, उनका पुत्र था भीम द्वितीय, वो शासन कर रहा था। अल्पवयस्क था, छोटा था उम्र में, तो वो शासन कर रहा था। और वहाँ पर उनके चालुक्य वंश की शासिका थी, वो उनके नेतृत्व में भीम द्वितीय शासन कर रहा था। और वहाँ पर भीम द्वितीय की और मोहम्मद गौरी का जब आमना सामना हुआ तो गौरी वहाँ उस युद्ध में पहली बार हारा। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी किस युद्ध में सबसे पहले हारा था? तो अहिलवाड़ का युद्ध था 1178 में, और शासक था वहाँ का भीम द्वितीय या नायका देवी। दोनों में से कोई यदि आता है तो आप दोनों में से किसी पर लगा सकते हैं टिक। कि भीम द्वितीय जो था, नायका देवी उसकी माँ थी, तो उनके नेतृत्व में वो देख रेख कर रही थी, संरक्षक थी, और वो उनके नेतृत्व में शासन कर रहा था। और गौरी को भारत में आमंत्रित किया किसने? जयचंद्र ने। और जयचंद्र ने क्यों आमंत्रित किया हमने ये भी देखा। तो कहते हैं घाव मेरे दिल के भर जाएंगे, घाव मेरे दिल के भर जाएंगे, आंसू मोती बनकर बाहर आएंगे। मत पूछना दुनिया वालों कि क्या हुआ, मत पूछना दुनिया वालों कि क्या हुआ, वरना कुछ जयचंदों के चेहरे उतर जाएंगे। तो इसी के साथ हम प्रारंभ करेंगे। गौरी का आगमन हमने कल देखा और अगले आक्रमण क्या क्या थे उसे हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या आक्रमण किए थे, कहाँ पर उसकी जीत हुई थी, कहाँ हार हुई थी। और उसके बाद में उसने आगे जब उसका खुद का अंत हुआ तो उसने भारत में किसको अपने उत्तराधिकार के रूप में नियुक्त किया और किसे यहाँ पर छोड़ के गया, तो हम इसे देखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है ऊपर गौरी का आक्रमण, और हम देख रहे हैं 1178 तक हमने देखा, लेकिन हमने देखा 1179 में पेशावर पर आक्रमण किया था गौरी ने। पेशावर जो आप देखते हैं पाकिस्तान में है। 1179 में उसने पेशावर पर आक्रमण किया और वहां पर जीत हासिल की थी। गौरी ने वहां पर क्या हासिल की? जीत, उसे जीत मिली। 1178 में एक बार हार चुका है और पेशावर का जब युद्ध मतलब जब आक्रमण किया तो वहां उसे जीत मिली। और उसके बाद में आप देखेंगे 1181 में लाहौर पर उसने आक्रमण किया, यहाँ भी वो जीता था और यहाँ के शासक थे मलिक खुसरो, इनको हरा दिया था उसने और खुद जीत गया था। 1181-82 के आसपास का ये आक्रमण था लाहौर पर। और फिर आप देखेंगे 1189 में भटिंडा पर आक्रमण इसने किया था गौरी ने, और यहाँ पर भी ये जीत गया था। भटिंडा पर इसने आक्रमण किया, यहाँ पर भी ये जीत गया था। और 1189 में इसने आक्रमण किया, यहाँ भी जीत इसे हासिल हुई। चलिए, तो इनसे क्वेश्चन तो कम आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आपके बनते हैं, मेन टॉपिक हम वो है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप देखेंगे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध
प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का 1191 में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज का आमना सामना हुआ। और गौरी और पृथ्वीराज का आमना सामना हुआ तो यहाँ पर गौरी पृथ्वीराज के द्वारा हार गया, पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया। ये गौरी की दूसरी हार थी भारत में। यहाँ पर हार कर वो यहाँ से भाग गया, लेकिन तथ्य इसके क्लियर नहीं है। हमारे इतिहास से छेड़खानी के साथ साथ इससे तथ्य मिटा दिए गए। बताते हैं कि गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लिया था, लेकिन फिर उसके बाद में छोड़ दिया। और कुछ पुस्तकें बताती हैं कि यहाँ पर गौरी जब हार गया तो वो यहाँ से मैदान छोड़ के भाग गया था। चलिए भाग गया था, जो भी मान लेते हैं, पर कुल मिला के ये है, यहाँ पर गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे। अगला मुकाबला फिर हुआ पृथ्वीराज चौहान का और गौरी का, और गौरी तैयार होकर फिर आया अपनी सेना के साथ। उसने फिर चढ़ाई की। 1192 में फिर दोबारा तराइन का युद्ध हुआ, जिसे कह सकते हैं द्वितीय युद्ध था ये। और यहाँ पर गौरी ने हमारे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को उसने फिर बंदी बना लिया था। देखिए, वो उसने मौका नहीं छोड़ा। 1178 में अहिलवाड़ का युद्ध हुआ, वहां पर भी उसे बंदी बना लिया था भीम द्वितीय ने, लेकिन छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने भी उसे हरा दिया, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन उसने मौके का फायदा पूरा उठाया, उसने ऐसा मौका नहीं दिया। तो ये हमारे लोगों की कहीं न कहीं गलती थी, जो कि उसे युद्ध में हराने के बाद उस आतताई को और फिर छोड़ दिया। यदि उसे छोड़ा नहीं होता तो भारत का इतिहास क्या होता, ये तो हम लोग जानते हैं क्या होता। तो ये इस प्रकार से दूसरा युद्ध जब हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसने बंदी बना लिया। कुछ लेख पाए जाते हैं, उसमें बताते हैं पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वो अपने साथ गजनी ले गया और वहां उसने अपने अधीन बनाकर पृथ्वीराज चौहान को रखा। क्या ये सत्य है? ये इसके तथ्य अभी क्लियर नहीं है कि क्या घटना थी। और कुछ तथ्य बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो उनको यहीं मार दिया था। और कुछ तथ्य कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जो उनके एक कवि थे चंदवरदाई, उनके द्वारा उनकी गर्दन काट दी गई। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने चंदवरदाई की गर्दन काट दी। दोनों अपने हाथ से ही मरे, ऐसा बताया जाता है। और ये सत्य भी होगा। उन्होंने कहा कि इससे बेटर ये है हम किसी आतताई या किसी व्यक्ति के, दूसरा जो व्यक्ति जो बाहर का है, जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, युद्ध में हम हार गए, उसके हाथों मरने के बजाय हम अपने हाथ से मरना पसंद करेंगे। तो बताते हैं चंदवरदाई जो थे, उन्होंने लेख लिखा है और उनकी जो लेख है वो उसके दरबारी कवि थे। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। तो उन्होंने लिखा है, एक कहावत कहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, एक दुआ है, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी एक बार जब वहां पर गौरी ने एक प्रतियोगिता कराई तो उस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान ने भी अपना रखा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। चंदवरदाई ने बताया था कि बोला, इन्हें हमारे जो मालिक हैं, इनको, पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है, उसकी कला इनको आती है। तो गौरी जो था इस बात को सुनकर एकदम दंग रह गया कि शब्द भेदी बाण, क्योंकि ये चीज़ वो पहले से उसने कभी सुना ही नहीं था कि इस प्रकार से भी कोई कला होती है। शब्दों के आधार पर, शब्द भेदी का मतलब होता है जहाँ से आवाज़ आ रही है उसी आधार पर बाण छोड़ दिया जाएगा और वो वहीं जाके लगेगा जहाँ से आवाज़ निकली है। तो ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे पृथ्वीराज चौहान। शब्द भेदी बाण चलाना हमारे राजा दशरथ भी जानते थे। तो पृथ्वीराज चौहान जानते थे। बोला ठीक है, तो इन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन सुल्तान भी जो था वो भी एक चतुर व्यक्ति था, वो काफ़ी ऊंचे पर बैठा हुआ था। और जब प्रतियोगिता चलने लगी तो चंदवरदाई ने एक कविता एक लाइन में उन्हें सुनाई पृथ्वीराज चौहान को। दोनों ने षड्यंत्र रच लिया था कि इसको पहले टपकाना है गौरी को, लेकिन वो बहुत चालाक था, शातिर था वो। तो ठीक है, तो जब उन्होंने, चंदवरदाई ने एक दोहा सुनाया, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण,
ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी इस प्रकार से नाप कर उन्होंने बता दिया कि 4 बांस और 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, यानी इस प्रकार से इतने ऊंचे पर वो सुल्तान बैठा हुआ है और ये मौका है, आप चूकिए मत। लेकिन इसी आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया, लेकिन वो चतुर था, वो बच गया, गौरी बच गया। और जब पता चला कि अब गौरी चौहान को मारेगा, तो चौहान ने अपने जो चंदवरदाई थे उन्हें आदेश दे दिया, बोला मेरी गर्दन उड़ा दे, मैं इस आतताई के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं अपने हाथ से स्वयं मरूंगा, तू मुझे मार दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चंदवरदाई ने उनकी गर्दन काट दी और उसके बाद में गर्दन कटने के बाद में उसने पृथ्वीराज चौहान ने भी चंदवरदाई को गर्दन काट के मार दिया। ऐसा कुछ लेखों में प्रमाण मिलता है। चलिए, तो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसके बाद आप देखते हैं 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर युद्ध हुआ था 1194 में, और यहाँ पर मुकाबला जो हुआ था वो जयचंद से हुआ था, जिसने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण के लिए, जयचंद ने, और जयचंद को ही उसने टपकाने की व्यवस्था बना ली गौरी ने, और उसे रास्ते से हटाने के लिए चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी उसने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उनकी भी कहानी खत्म हो गई, और दोनों को रास्ते से हटाकर अपने दिल्ली और अजमेर को अपने कब्जे में ले लिया, दिल्ली को और अजमेर को अपने कब्जे में ले लिया, और अपने राज्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पर किसकी? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। और कहते भी हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो था, कौन था? संस्थापक गौरी था। कौन था? गौरी। कई बार क्वेश्चन आया है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गौरी था। और उसके बाद में आप देखेंगे फिर ये आक्रमण करने के बाद वो शासन यानी करने लगा, और इसके सिक्के भी पाए जाते हैं। जब चंदावर का युद्ध उसने जीता, और चंदावर का युद्ध जीतने के बाद उसने सिक्के जारी किए, और वो जो सिक्के थे उस पर देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति और पीछे कलमा लिखा हुआ था, और कलमा के साथ साथ उस पर अपना नाम भी उसने अंकित करवाया था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इस प्रकार से उसने अपना नाम भी उसमें लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन मिलता है कि देवी लक्ष्मी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो पाई जाती है वो किसने बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने, ऐसा बताया जाता है। तो ये बताया नहीं जाता, ये क्वेश्चन कई बार आया है। सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति पाई जाती है और पीछे उसका नाम और कलमा लिखा हुआ था। अब देखिए, उसके 2 गुलाम थे, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी। गुलाम थे और दोनों उसके सेनापति भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी उसके दोनों सेनापति थे और गुलाम भी थे। तो देखेंगे, और आप देखें इल्तुतमिश भी उसका गुलाम था। 1198 में ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और हरि सिंह वहां के शासक थे, उन्हें हराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में अजमेर पर आक्रमण किया और वहां के शासक थे हरि सिंह, उन्हें पराजित किया कुतुबुद्दीन ऐबक, वही वफादार था उनका। और 1202 में ऐबक ने ही कालंजर पर आक्रमण किया और वहां पर परमर्द देव शासक थे, उन्हें हराकर जीत हासिल की। लिखेंगे आपसे, 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालंजर पर आक्रमण करके परमर्द देव शासक थे उनको हराया और जीत हासिल की। और इसी के साथ आप देखेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर आक्रमण किया और जीता, यानी पहला शासक था। बख्तियार खिलजी एक ऐसा शासक था उसका और गुलाम था, उसे उम्मीद नहीं थी गौरी को कि बिहार और बंगाल को भी जीता जा सकता है, उसे भरोसा नहीं था। लेकिन बख्तियार खिलजी ने ऐसा करके उसे दिखाया और उसका उस पर विश्वास बढ़ गया। तो आप देखेंगे बख्तियार खिलजी, और जब बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता था, तो आप देखेंगे जीतने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थे
उनको नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को या तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, नष्ट करने वाला कौन था, तो वो था बख्तियार खिलजी। कई बार क्वेश्चन आया है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और आपने देखा 1203 उसने कारंजे पर आक्रमण किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों उसके दास थे, किसके, गौरी के। और बंगाल पर जब उसने आक्रमण किया था, किसने, बख्तियार खिलजी ने, तो वहाँ के शासक जो थे वो लक्ष्मण सेन थे। वहाँ के शासक कौन थे, बंगाल के, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे, इनको हरा दिया था। ये शासन कर रहे थे, इनको उसने हरा दिया था बख्तियार खिलजी ने, और इस प्रकार से वहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन इस जीत से गौरी जो था वो खुद अचंभित था। उसने उसने सोचा ही नहीं था कि बंगाल बिहार को कभी जीता जा सकता है, ना उसकी वहाँ तक कोई दिमाग था कि उसे भी जीतेंगे क्षेत्र को। लेकिन इन दोनों ने उसे जीत हासिल करके दी। इस प्रकार से आपने देखा। चलिए आप इसे नोट करें, मैं यहाँ से हटाऊंगा, फिर आपसे नोट कर लें। चलिए आपने नोट किया होगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसे। और आप नोट करेंगे 1205 में, 2-3 में ये इस प्रकार से हुआ। 1205 में मोहम्मद गौरी और आप देखेंगे ख्वारिज्म शाह के बीच में युद्ध हुआ था। किसमें, ख्वारिज्म शाह, मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म। अभी लिख देता हूं मैं और आपसे नोट करेंगे। 1205 में, कब, 1205 में गौरी और ख्वारिज्म शाह 1205 में गौरी और ख्वारिज्म शाह में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को नाम दिया गया क्या, अंध खुद का युद्ध। अंध खुद का युद्ध। क्वेश्चन पूछा है, अंध खुद का युद्ध कब हुआ, 1205 में। अंध खुद का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म शाह के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म शाह के बीच हुआ था। और इसमें आप देखेंगे गौरी की हार हुई थी, गौरी हार गया था। ये गौरी की तीसरी हार थी, तो यहां पर गौरी हार गया था। इस प्रकार से आपने देखा। और आप देखेंगे इसी युद्ध के दरमियान खोकर जो जाति थी, खोकर भारत में, खोखरों ने गौरी के खिलाफ, किसके, गौरी के खिलाफ, गौरी के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, विद्रोह। यानी खोखरों ने गौरी के विरुद्ध विद्रोह किया था इसी युद्ध में। तो 1205 में खोखरों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। गौरी और ख्वारिज्म शाह का युद्ध हुआ था, गौरी यहाँ हार गया था। तो गौरी ने फिर इन खोखरों को, इनके विद्रोह को दबाने के लिए इन पर फिर आक्रमण किया। लेकिन उससे पहले इसके दो व्यक्ति थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, यहाँ लिख देता हूँ। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश। इन दोनों ने मिलकर खोखरों का जो विद्रोह था इसको दबाया था, इसका दमन किया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर, खोखरों ने जो विद्रोह कर दिया था गौरी के खिलाफ, इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह का दमन किया। इससे खुश होकर गौरी ने इन दोनों व्यक्तियों को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश इसका गुलाम था, उसे भी मुक्त कर दिया था दास्ता से मुक्त कर दिया। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से कब मुक्त किया, तो 1205 में। किया क्यों था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों मिलकर खोखरों का जो विद्रोह था गौरी के खिलाफ, उसका दमन किया था इन्होंने। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया। और आप देखेंगे 15 मार्च 1205, अभी बताऊंगा 15 मार्च 1205 को क्या हुआ। तो इस प्रकार से गौरी की जीत हुई और वो खोखरों का जो विद्रोह था वो उसका दमन हुआ। और दमन के साथ साथ आप देखेंगे गौरी अपने यहाँ से भारत छोड़ने से पहले उसने अपने गुलाम जो थे
गुलाम जो थे उनको सत्ता मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गौरी ने अब उसके जो गुलाम थे उनको उत्तराधिकारी क्या देखा, हमने देखा कि 1205 में गौरी और ख्वारिज़म का युद्ध हुआ, गौरी हार गया और इसी समय खोखरों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जब किया तो उसने भी विद्रोह को दमन करने की कोशिश की गौरी ने, लेकिन उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसके विद्रोह का, ये विद्रोह खोखरों का था, उसका दमन कर दिया। इससे खुश होकर इसने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया और दास्ता से मुक्त किया। उसके बाद में यहाँ भारत छोड़ने से पहले उसके आप देखते हैं उसके जो गुलाम थे उसमें एक तो इल्तुतमिश उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक था और ताजुद्दीन एल्दौज था। ताजुद्दीन एल्दौज, अभी मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों गुलाम थे। खुश होकर ये खोखरों का जो विद्रोह इन्होंने दमन किया था, खुश होकर उसने दास्ता से दोनों को मुक्त कर दिया था और ताजुद्दीन एल्दौज भी इसका गुलाम था। तो मतलब तीनों इसके उत्तराधिकारी थे, उसके गुलाम भी थे। तो उत्तराधिकारी बनाकर ये चला गया और इसके बाद में आप देखते हैं इसका गौरी को जब गया यहाँ से, कब गया, यहाँ से 1205 में जब जा रहा था तो 15 मार्च 1205 को दमयक नामक स्थान पर, दमयक ये भी पूछा गया, दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई। ये कई बार पूछा गया है कि गौरी की हत्या कहाँ की गई, ये स्थान का नाम पूछा जाता है कि गौरी की हत्या किस स्थान पर की गई थी, ये नाम कई बार पूछा गया है। तो दमयक नामक स्थान पर गौरी की हत्या कर दी गई थी। तो कब की थी, 15 मार्च 1205 को यहाँ से जब जा रहा था वापस, तब इसकी हत्या की गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा। और इसके जाने के बाद इसका उत्तराधिकारी शासक बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब यहाँ से गुलाम वंश प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं गुलाम वंश। यानी क्योंकि ये 2-3 इसके गुलाम थे, इन्होंने शासन किया, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गुलाम वंश। तो अब गुलाम वंश की हम देखेंगे व्यवस्था क्या थी। इस प्रकार से वो यहाँ से चला गया और इस समय जाके उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, शासक बना कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने शासन करना प्रारंभ किया। तो कल हम बात करेंगे अगले चैप्टर में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके अन्य जो शासक आए बाद में, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारा हम कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन कैसे छूटता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें और नोट्स बनाएं। मैंने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है जो कि आपको परीक्षा में फिर आपको दिक्कत हो और ये क्वेश्चन आपको झकाए या छूटे। तो तैयारी करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और अगले चैप्टर के साथ फिर हमारी मुलाकात होती है और देखेंगे गुलाम वंश किस प्रकार से प्रारंभ करता है शासन और क्या क्या काम उनके होते हैं और कौन कौन शासन करने आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। तो देखेंगे अगले चैप्टर में, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।